हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल टीयूसी पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ और प्यारे से क्वेश्चंस। जी हां, अपना पेन निकालिए, नोट्स निकालिए, पेपर निकालिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या पता इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए। राइट? तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ 1.00 ग्राम body is traveling along the x-axis at 100 centimeter per second within 1 centimeter per second, then uncertainty in its position is। तो ये अनसर्टेनिटी हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो मास ऑफ द बॉडी इज गिवन कितना है, 1.00 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ किलोग्राम। Now velocity varies between 100 centimeter per second within 1 centimeter per second। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेरीज बिटवीन कितना, 99 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 101 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक कम एक ज्यादा, ठीक है। Therefore uncertainty in its velocity will be कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 99 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्वेश्चन है, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन। हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा v m dot v is equal to h by 4 pi। Therefore delta x is equal to 6.6 times 10⁻34 divided by 4 times 3.14 times 10⁻³ किलोग्राम times 2 times 10⁻²। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। 6.6 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 2, ये अलग अलग दिया। यहाँ पे 10⁻³ 10⁻⁴ ऊपर चला गया, 10⁻29। ठीक है, 4 2 8, 8 3 24, 6.6 को मैं लिख दूंगा 24 टाइम्स 10⁻23। अभी सॉरी 29, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, टाइम्स 10⁻30 कर देते हैं। 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय इज 3 पॉइंट समथिंग। सो 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स 10⁻30। ऐसा आंसर किधर है, वेरी क्लोज आंसर इज आंसर नंबर सी, 2.636 टाइम्स 10⁻30 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं जाइएगा मत, सारा वीडियो आप देख लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज के ऊपर। ये फाइनल पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ही आपको पता चलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कई बार नहीं होता है, ठीक है ना। तो टाइप को समझिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, इसका मतलब क्या है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विच विल बी इज इक्वल टू 600 टाइम्स 0.005 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 0.030 मीटर पर सेकेंड इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। फाइन। Certainty with which the position of the electron can be located is, again question is to find delta x which is equal to, हमें पता है h by 4 pi टाइम्स मास टाइम्स डेल्टा v, जो हमें मिल गया है। अब मास
तो दिया नहीं है। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 टाइम्स 10⁻31। प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं दिया है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 9.1 टाइम्स 10⁻31 टाइम्स 0.030। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू -31। अभी इसको लिख देते हैं 3 टाइम्स 10⁻²। सो -31 -2 -33 ऊपर चला गया 10⁻1 टाइम्स 6.6 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 टाइम्स 9 कर दिया। ठीक है, so 36 टाइम्स 1 1s are 6s are 9 6s are 54 times 10⁻1. 1 by 54 is nothing but 1 by 50. 1 by 50 is 1 by 50 कर दिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर 10 हो गया 100 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -3 1s are 2s are 2 times 10⁻3। ऐसा कोई आंसर है वेरी क्लोज 2 times 10⁻3। यस 1.92 times 10⁻3। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। अगर आप सोचें कि मेरा वैल्यूज बहुत डिफर कर रहा है इन दी ऑप्शन, सो ऑलवेज गो फॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यू विल गेट द राइट आंसर नो मैटर व्हाट, इफ योर अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, दैट मीन्स इट्स सेइंग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, आर इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज, हमें पता है डेल्टा पी इज नथिंग बट मास टाइम्स डेल्टा वी, वेर वी इज द वेलोसिटी, मास इज m इज द मास ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा पी, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा x डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 सो हम इसे कर देंगे डेल्टा x टाइम्स डेल्टा v m डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h/4। अब क्योंकि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p एंड डेल्टा p इज इक्वल टू m डॉट डेल्टा v, तो और एक बार यहां पे आ जाएगा m डॉट डेल्टा v डॉट m डॉट डेल्टा v। सही है, h/4, तो ये स्क्वायर हो गया। सो डेल्टा v स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर इज इक्वल टू h/4। Therefore डेल्टा v इज इक्वल टू h/π, और इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर डॉट 4 को कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर। Therefore डेल्टा v स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, h/π आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और ये आ जाएगा बाहर। डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2m रूट ऑफ h/π। किधर गया, ऑप्शन नंबर डी। Next question, question number 49. Emission transition in the Paschen series end at n is equal to 3 and start from orbit n. Nu is equal to 3.29 times 10⁻15 1/3 square minus 1/n square. Calculate n if lambda is equal to 1285 nanometer, which is equal to 1285 times 10⁻9 meter. अभी nu is nothing but c by lambda, ये पता है हम n स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन हम कुछ अलग तरीके में करेंगे। कई बार आप लोग क्या करोगे कि सारी वैल्यूज पुट करने के बाद n स्क्वायर की वैल्यू ढूंढोगे फिर, राइट। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस की वैल्यू पुट करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को जहां पर लेंथी कैलकुलेशंस होता है। सो c इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू 1285 टाइम्स 10⁻9। ठीक है, अब ये वैल्यू को आप इधर लेके आ जाइए नीचे की तरफ, इज इक्वल टू टाइम्स 3.29 टाइम्स 10⁻15। ठीक है ना, राइट हैंड साइड को भी फिलहाल रहने देते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 10⁻9 -9 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 9 + 8 10⁻17
डिवाइडेड बाय 1285 टाइम्स 10⁻15। ठीक है, 10⁻15 इसमें से चला गया, इधर हो गया 2। सो 100 डिवाइडेड बाय 1285। और अगर इसको मैं लिखता हूं 100 डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, 12.85। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान कर रहे हैं, बहुत आसान। 10⁻2 विच इज इक्वल टू, यहां पर देखिए, विच इज इक्वल टू 12.85 को मैं 13 लिख देता हूं। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 13 टाइम्स 10⁻2। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 13 कीजिए, 13×71 13×91 7.8 लिखते हैं, 7.8। ठीक है, 7.8 टाइम्स 10⁻2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 7.878, सॉरी, इक्वल टू 0.078। तो ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू विल बी, सिर्फ यही बचा है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। सो 1/3 स्क्वायर इज 1/9। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, 1/16 which is equal to 16 minus 9 will be 7 divided by 16 times 9 is 144. Let's assume this is 147 divided by 150. ठीक है, 7 divided by 150 is 7 divided by 1.5 लिख दिया, टाइम्स 100 कर दिया। ठीक है, 1.5 ये हो जाएगा आपका 2 ज़ा 3, 3 ज़ा 4.5, 4 ज़ा 6, सो 6 पॉइंट के आंसर में आंसर आएगा। सो इट विल बी 0.06। तो ये एक वैल्यू है। इज इट क्लोज टू 0.078? है। लेट्स सी ऑप्शन सी 5। 3 हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है ट्रांजिशन इज फ्रॉम n इज इक्वल टू 3। अगर 3 से ही ट्रांजिशन होता और 3 पे ही जंप कर रहा था तो ये वैल्यू तो 0 हो जाती पूरी, राइट? तो हमारा 3 ऑप्शन नहीं है, तो हम 5 पुट करके देखते हैं। सो 1/9 माइनस 1/25 which is equal to 25 minus 9 is 16 divided by 9 times 25 is 225. ठीक है, so it will be 160 कर दिया इसको, 160 divided by 225 times 10 इधर हो गया। so इसको हम कर देते हैं 1600 divided by 225 times ये और एक 100 आ गया। 225 times 1 ज़ा कितना ज़ा 1600 में आएगा। अब देखिए 225 times 7 कीजिए आप, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 plus 3 17, 7 2 ज़ा 14 16 आ रहा है 0.7। सो 7 पॉइंट में आंसर आ रहा है, राइट? 7 पॉइंट समथिंग टाइम्स 100 0.07। तो अब कौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद आया 0.07? 5, राइट? और यहां पर भी हमने देखा 0.07 की वैल्यू आ रही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल है, मैंने लेंथी कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन आप क्विकली करके और एक बार देख सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन सही किया है या नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ना करके ऑप्शंस पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 करके एक मॉलिक्यूल है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है ऑफ ए सब्सटेंस इज 4.4 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब इनकी बॉन्ड एनर्जी, ये मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं A बॉन्ड A पर मॉलिक्यूल इज। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सिर्फ लगती है 4.0 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी क्वेश्चन पूछा है। मतलब जब आप इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दोगे तो ऑब्वियसली उसके बीच में बॉन्ड तो टूट ही जाएगा,
क्यों टूट जाएगा? क्योंकि एनर्जी 4.0 है और यहाँ पर कितनी है 4.4, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी. नाउ द रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो भी बची कुची है वो किस में चली जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो क्वेश्चन वही पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है, क्योंकि जब आप इसको एनर्जी दे दोगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये एटम और ये एटम फ्री हो जाएंगे, और फ्री होंगे मतलब ये आजू बाजू सराउंडिंग में ट्रैवल करेंगे इन द सेंस दे हैव नाउ काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो सिंपल फॉर्मूला है, आपने दे दी टोटल एनर्जी विच विल बी इज इक्वल टू, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व होती है, राइट. तो आपने दे दी टोटल एनर्जी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड प्लस वट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है काइनेटिक एनर्जी ढूंढो. काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू, सिंपल आप सबट्रैक्ट कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा 0.4 टाइम्स 10⁻⁻19, राइट. सबट्रैक्ट कर दिया. अब 0.4 टाइम्स 10⁻⁻19. अब ध्यान रहे ये पर मॉलिक्यूल है, ये है पर मॉलिक्यूल. तो पर एटम कितना होगा? अब देख लो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, which will be equal to 0.2 times 10⁻⁻19, which is nothing but 2 times 10⁻⁻20, which is answer A. ठीक है. Next question. The value of de Broglie wavelength of He gas at 100 Kelvin is 5 times that of de Broglie wavelength of gas X at 1250 Kelvin. What is the atomic mass? M के बारे में पूछ रहा है, mx पूछा बेसिकली, राइट. तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है क्या? नहीं है, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है 2m डॉट काइनेटिक एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसेस इज गिवन एज 3/2 RT, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट. तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? 3/2 RT. ये हो जाएगा आपके, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, विच विल बी इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स m टाइम्स 3/2 RT. तो 2 2 कैंसिल हो गया. आपका फॉर्मूला क्या है? h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3m RT. ठीक है. अब करेंगे सिर्फ हीलियम गैस के लिए. हीलियम गैस के लिए है h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 times. What is the mass of helium gas? 4. R कांस्टेंट है, R को ऐसे रहने देते हैं. टेम्परेचर इन केल्विन कितना है? एट 100 केल्विन, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, विच इज इक्वल टू h बाय, अंदर ऐसा का ऐसा ही रहने दो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स R टाइम्स 100. ठीक है. अब ऐसा का ऐसे ही, कोई बात नहीं, जगह यूज कर लेंगे. यहां पर है गैस X, तो X के लिए कैसा हो जाएगा? X के लिए विल बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स, मास तो पता नहीं है हमें, तो मास तो ढूंढना है, तो मास लिख दिया R टाइम्स कितना है? 1250, करेक्ट. ना दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इस 5 टाइम्स. सो हीलियम गैस का वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स डेल्टा x. तो यहाँ पे लिखेंगे h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 4 टाइम्स R टाइम्स 100, विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स m टाइम्स R टाइम्स 1250. h कैंसिल हो गया, स्क्वायर ले लेते हैं और रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स R टाइम्स 100, which is equal to 3 times m times R times 1250 divided by 25. यहाँ से R कैंसल, 3 कैंसल, राइट. अब 25 1 जा 25, 50 जा हो गया, 50 1 जा 50 2 जा 4 2 जा 8, m इज इक्वल टू 8. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, और आपको रिलेशन दिया हुआ है 5 टाइम्स, जो सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर m इज इक्वल टू 8.
Question number 52. In Bohr series of lines of hydrogen spectrum, third line from the red end corresponds to which of the following inner orbit of the electron? Third line, okay, red end. क्या समझ में आया रेड एंड से? रेड एंड से समझ में आया इट इज इन विजिबल रीजन. विजिबल रीजन से क्या समझ में आया? विच इज नथिंग बट विच सीरीज? बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप होता है? 2 पे. कहां से? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, बरोबर. अब इट करस्पॉन्ड्स टू थर्ड लाइन. थर्ड लाइन मतलब क्या हो गया? 3 से जंप किया, फर्स्ट लाइन बन गई. 4 से जंप किया, सेकेंड लाइन बन गई. 5 से जंप किया, थर्ड लाइन बनी. थर्ड लाइन, रेड एंड. कुछ समझ में आया क्वेश्चन? तो आंसर क्या होगा? 5 to 2. ठीक है, कई बार हिंट ही आपको आंसर दे देता है. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. Next question. Photoelectric emission is observed from a surface for frequency nu1 and nu2. Incident radiation nu1 is greater than nu2. If maximum kinetic energy of the photons are in the ratio of 2:1, then threshold frequency nu0 is given by. Whenever any electron is hit by a photon of certain energy, of certain frequency, of certain radiation, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तभी होता है जब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर न्यू नॉट विल नेवर चेंज फॉर द इलेक्ट्रॉन. न्यू नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट, इट रिमेन्स फिक्स्ड. तो ये फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए. अब आप इस पे दो तरह के रेडिएशन दे रहे हो. एक है nu1 और एक nu2. दो फ्रीक्वेंसी आपने दे दी उसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. यहां पर nu1 इज ग्रेटर देन nu2, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी 2 मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2. तो बोले दोनों का रेशियो है 2:1. न्यू नॉट फाइंड आउट करो. तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो ये बोल देते हैं 1. तो ये हो गया nu1. काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी h nu2 माइनस h nu नॉट. दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि वैल्यू दी हुई है 2/1. सो इट्स 2/1 इज इक्वल टू h कॉमन निकाल लो, nu1 माइनस nu नॉट, विच विल बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय nu2 माइनस nu नॉट. कुछ देयरफॉर 2/1 इज इक्वल टू nu1 माइनस nu नॉट, nu2 माइनस nu नॉट. ये इधर चला जाएगा. तो 2 nu2 माइनस 2 nu नॉट विल बी इज इक्वल टू nu1 माइनस nu नॉट. ये इधर आ गया, ये इधर आ गया. तो यहाँ पर 2 nu2 माइनस nu1 इज इक्वल टू, ये 2 उधर चलाएगा तो nu नॉट बच जाएगा यहाँ पर. सो nu नॉट इज इक्वल टू 2 nu2 माइनस nu1 है ऑप्शन नंबर बी. दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर सिल्वर मेटल न्यू नॉट इज गिवन. व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड मतलब एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. प्रोड्यूस्ड बाय शाइनिंग यूवी लाइट वेवलेंथ ऑफ 1.9 नैनोमीटर ऑन द मेटल. तो हमारे पास फॉर्मूला है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है. सो h कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट. राइट. यहां पे 6.6 टाइम्स 10⁻⁻34 इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ब्रैकेट के अंदर न्यू की वैल्यू दी हुई है, न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है. न्यू की वैल्यू हमें ढूंढने के लिए बोला है फ्रॉम वेवलेंथ. वेवलेंथ इज नथिंग बट c बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.5 नैनोमीटर. 1.5 नैनोमीटर टाइम्स 10⁻15 10⁻⁻9 हो जाएगा. राइट, -9 मीटर. ये 9 ऊपर चला गया, 17 हो गया. ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा. 2 टाइम्स 10⁻17. सो 2 टाइम्स 10⁻17 minus 1.13
टाइम्स 10⁻17 माइनस क्या कितना आ जाएगा 0.87 टाइम्स 6.6 टाइम्स -3417 कितना हो गया -17 0 पॉइंट इसको 9 कैन कंसिडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 9 6 54 59 टाइम्स 10⁻17 सारे आंसर किस में 0.576 में है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर इसको मैं 0.5 कर देता हूँ तो इट विल बी -15 आंसर बी। आई होप आपको ये पूरा MCQ सीरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपके लिए ये पहला वीडियो है तो आप ज़रूर एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन वीडियो देखिए, उसके बाद MCQ पार्ट 1 पार्ट 2 और ये फाइनल पार्ट 3। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो पहले जो भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने कवर किए हैं इन वीडियो में। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।